गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के विषय में पढ़ेंगे। तो ये स्टैंडर्ड 11th NCERT हिस्ट्री की किताब और इसका हम लोग ये अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विश्व इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण घटना है। इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। आमूल चूल परिवर्तन इस क्रांति के चलते पूरी दुनिया में हुए और मानव जीवन आमूल रूप से बदल गया। ठीक है, तो इस तरह इतना परिवर्तनकारी यह क्रांति है कि इसका अध्ययन करना वास्तव में बहुत ही जरूरी है ताकि आप मानव सभ्यता के विकास को समझ सके। तो ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। कब से? 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच, इतना लंबा चौड़ा टाइम। ठीक है, तो ये 70 साल इस अवधि में आते हैं। तो इस बीच में जो कार्य हुआ इसे हम लोग प्रथम औद्योगिक क्रांति के रूप में जानते हैं। इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए। ब्रिटेन में इसके दूरगामी प्रभाव हुए। बाद में यूरोप के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का उन देशों तथा शेष विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण नई मशीनों और तकनीकियों से गहराई से जुड़ा है। इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले की हस्तशिल्प हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया। मशीनों के द्वारा भारी पैमाने पर माल उत्पादन संभव हुआ। उसके पहले जो हाथ पर आधारित मानव हाथ पर आधारित जो उद्योग थे उनमें उत्पादन तो होता था, लेकिन मशीनों की जैसा नहीं। मशीनों से भारी मात्रा में उत्पादन होने लगा। इस अध्याय में कपास और लोहा उद्योगों में हुए परिवर्तनों की रूपरेखा दी गई है। ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। भाप, वाष्प, इसके प्रयोग से इसके प्रयोग से जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति अधिक तेज हो गई। जिन आविष्कर्ताओं तथा व्यापारियों ने ये परिवर्तन लाने में योगदान दिया उनमें से बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से न तो धनवान थे और ना ही वे बुनियादी विज्ञानों जैसे भौतिकी अथवा रसायन में शिक्षित थे। जैसा कि उनमें से कुछ वैज्ञानिकों की पृष्ठभूमि पर नज़र डालने से पता चलेगा। आगे चलकर औद्योगिकरण की वजह से कुछ लोग तो समृद्ध हो गए, पर इसके प्रारंभिक दौर को लाखों लोगों के काम करने की खराब एवं बदतर रहन सहन की परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। इनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे। इससे विरोध भड़क उठा। फलस्वरूप सरकार को कार्य करने की परिस्थितियों के नियंत्रण के लिए कानून बनाने पड़े। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे फ्रांस में जॉर्जिस मिशले और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए थे।
इस दौरान ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन था, जिसके बारे में टॉयनबी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कई व्याख्यान दिए थे। उनके व्याख्यान उनकी असामयिक मृत्यु के बाद 1884 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेज, नोट्स एंड अदर फ्रैगमेंट्स। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान, लोकप्रिय भाषण, टिप्पणियां और अन्य अंश, इसका हिंदी मतलब हुआ। परवर्ती इतिहासकार टी.एस. एस्टन, संतु पॉल मंतू और एरिक हॉब्सबाम मोटे तौर पर टॉयनबी के विचारों से सहमत थे। 1780 के दशक में 1780 के दशक से 1820 के दौरान कपास और लौह उद्योगों, कोयला खनन, सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई। एस्टन 1889 से 1959 ने तो इस औद्योगिक क्रांति का उत्सव मनाया, जब इंग्लैंड छोटी छोटी मशीनों और कल पुर्जों की बाढ़ से मानो आप्लावित हो गया था। ब्रिटेन क्यों? अब औद्योगिक क्रांति हुई तो ब्रिटेन में ही क्यों हुई, यह पढ़ने की बात है। ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया था। यह 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं संतुलित रहा था और इसके तीनों हिस्सों इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का एक छत्र शासन रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था, एक ही सिक्का मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी। इस बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, यानी वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे, जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाती। 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग विनिमय यानी आदान प्रदान के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से होने लगा था। तब तक बहुत से लोग अपनी कमाई वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे। इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गए और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हो गया। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा था, जिसे बाद में कृषि क्रांति कहा गया, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भूसंपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन की वृद्धि हुई। इससे भूमिहीन किसानों और गांव की सार्वजनिक जमीनों पर अपने पशु चराने वाले चरवाहों एवं पशुपालकों को कहीं और काम धंधा तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनमें से अधिकांश लोग आसपास के शहरों में चले गए। शहर व्यापार और वित्त। 18वीं शताब्दी से यूरोप के बहुत से शहर क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही दृष्टियों से बढ़ने लगे थे। यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी सन 1750 से 1800 के बीच दोगुनी हो गई थी, उनमें से 11 ब्रिटेन में थे। इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा था, जो देश के बाजारों का केंद्र था। बाकी बड़े बड़े शहर भी लंदन के आसपास ही स्थित थे। लंदन ने संपूर्ण विश्व में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली तथा फ्रांस के भूमध्यसागरीय पत्तनों बंदरगाहों से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर आ गया था। इसके बाद तो लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए
ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया था। साथ ही लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया। अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में थे। इंग्लैंड में विभिन्न बाजारों के बीच माल की आवाजाही प्रमुख रूप से नदी मार्ग से और समुद्री तट की सुरक्षित खाड़ियों में पानी के जहाज़ों से होती थी। रेल मार्ग का प्रसार होने तक जल मार्गों द्वारा परिवहन स्थल मार्गों की तुलना में सस्ता पड़ता था और उसमें समय भी कम लगता था। काफ़ी पहले, यहाँ तक कि सन 1724 से इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए लगभग 1160 मील लंबा जल मार्ग था, जिसमें नौकाएं चल सकती थीं और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश स्थान नदी से अधिक 15 मील की दूरी पर थे। चूंकि इंग्लैंड की नदियों के सभी नौचालनीय भाग समुद्र से जुड़े हुए थे, इसलिए नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला माल समुद्र तटीय जहाज़ों तक, जिन्हें तटपोत कोस्टर्स कहा जाता था, आसानी से ले जाया और सौंपा जा सकता था। सन 1800 तक इन कोस्टर तटपोतों पर काम करने वाले नाविकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी। देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में स्थापित था। 1784 तक इंग्लैंड में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्रांतीय बैंक थे। और अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 3 गुना हो गई थी। 1820 के दशक तक प्रांतों में 600 से अधिक बैंक थे और अकेले लंदन में ही 100 से अधिक बैंक थे। बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन इन्हीं बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। 1780 के दशक से 1850 के दशक तक ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ, उसके कुछ कारण ऊपर बताए जा चुके हैं। गांवों से आए अनेक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक मौजूद थे और परिवहन के लिए एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध थी। आगे के पृष्ठों में 2 नए कारकों का फैक्टर्स का वर्णन किया गया है। प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की श्रृंखला, जिसने उत्पादन के स्तरों में अचानक वृद्धि कर दी, और एक नया परिवर्तन तंत्र जो रेल मार्गों के निर्माण से तैयार हो गया था। इन दोनों विकास क्रमों के मामले में यदि बीच के समय को सावधानी पूर्वक देखा जाए तो यही बात पता चलेगा कि इन विकास क्रमों और उनके व्यापक इस्तेमाल के बीच कुछ दशकों का अंतराल रहा था। इसलिए कोई यह ना समझे कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई नया आविष्कार होते ही उद्योग में तत्काल उसका प्रभाव, उसका प्रयोग शुरू हो गया। 18वीं शताब्दी में कुल मिलाकर जो 26,000 आविष्कार हुए, उनमें से 26,000 आविष्कार हुए थे 18वीं शताब्दी में हुए। उनमें से अधिक आविष्कार 1782 से 1800 तक की अवधि में ही हुए। इन आविष्कारों के कारण अनेक परिवर्तन हुए। हम इन परिवर्तनों में से केवल 4 बड़े परिवर्तनों अर्थात लौह उद्योग का रूपांतरण और कपास की कताई और बुनाई, भाप की शक्ति का विकास और रेल मार्गों की शुरुआत पर ही चर्चा करेंगे। कोयला और लोहा। इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था कि वहाँ मशीनीकरण में काम आने वाली कुछ सामग्रियाँ कोयला और लौह अयस्क बहुतायत से उपलब्ध थीं। इसके अलावा वहाँ उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, तांबा और रांगा भी खूब मिलते थे। किंतु 18वीं शताब्दी तक वहाँ इस्तेमाल योग्य लोहे की कमी थी। लोहा प्रगलन की प्रक्रिया के द्वारा लौह खनिज में से शुद्ध तरल धातु के रूप में निकाला जाता था। लौह खनिज में से शुद्ध तरल धातु के रूप में निकाला जाता था। सदियों तक इस प्रगलन
प्रक्रिया के लिए काठ, कोयले, चारकोल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस कार्य की कई समस्याएं थीं। काठ कोयला लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया में टूट जाया करता था। इसकी अशुद्धताओं के कारण घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन होता था। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं था, क्योंकि लकड़ी के लिए जंगल काट लिए गए थे और यह उच्च तापमान पैदा नहीं कर सकता था। इस समस्या का कई वर्षों से हल ढूंढा जा रहा था। अंततोगत्वा श्रोपशायर के एक डर्बी परिवार ने, जो स्वयं लौह उस्ताद थे, इस समस्या का हल निकाल लिया। आधी शताब्दी के दौरान इस परिवार की 3 पीढ़ियों ने, दादा, पिता, पुत्र, जो सभी अब्राहम डर्बी के नाम से पुकारे जाते थे, धातु कर्म उद्योग में क्रांति ला दी। इस क्रांति का प्रारंभ 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी द्वारा किए गए आविष्कार से हुआ। यह धमन भट्ठी का आविष्कार था, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी और वह कोयले से गंधक तथा अपद्रव्य निकालकर तैयार किया जाता था। इस आविष्कार का फल यह हुआ कि तब से भट्ठियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इन भट्ठियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था, उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। इस प्रक्रिया में कुछ और आविष्कारों द्वारा आगे और सुधार किया गया। द्वितीय डर्बी ने ढलवां लोहे, पिग आयरन से पिटवां लोहे का विकास किया, रॉट आयरन किया, जो कम भंगुर था। हेनरी कोर्ट ने आलोड़न भट्ठी, जिसमें पिघले लोहे में से अशुद्धि को दूर किया जा सकता था, और बेलन मिल, रोलिंग मिल का आविष्कार किया, जिसमें परिशोधित लोहे से छड़ें तैयार करने के लिए भाप की शक्ति, वेपर पावर, का इस्तेमाल किया जाता था। अब लोहे से अनेकानेक उत्पाद बनाना संभव हो गया। चूंकि लोहे में टिकाऊपन अधिक था, इसलिए इसे मशीनें और रोज़मर्रा की चीज़ें बनाने के लिए लकड़ी से बेहतर सामग्री माना जाने लगा। लकड़ी तो जल या कट-फट सकती थी, लेकिन लोहे के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को नियंत्रित किया जा सकता था। 1770 के दशक में जॉन विल्किंसन ने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियाँ, आसब तथा शराब की भट्टियों के लिए टंकियाँ और लोहे की सभी आकारों की नलियाँ बनाईं। 1779 में तृतीय डर्बी ने विश्व में पहला लोहे का पुल कोलब्रुकडेल में सिवर्ण नदी पर बनाया। विल्किंसन ने पानी की पाइपें पेरिस को पानी की आपूर्ति के लिए 40 मील लंबी पहली बार ढलवां लोहे से बनाई। पेरिस शहर को पानी मिले, इसके लिए 40 मील लंबी ढलवां लोहे की पाइप बनवाई थी। उसके बाद यह लोहा उद्योग कुछ खास क्षेत्रों में कोयला खनन तथा लोहा प्रगलन की मिलीजुली इकाइयों के रूप में केंद्रित हो गया। यह ब्रिटेन का सौभाग्य ही था कि वहाँ एक ही द्रोणी क्षेत्र, यहाँ तक कि एक ही पट्टियों में उत्तम कोटि का कोकिंग कोयला और उच्च स्तर का लौह खनिज साथ साथ पाया जाता था। कोकिंग कोयला, उच्च स्तर का लौह खनिज साथ साथ मिलता था। ये द्रोणी क्षेत्र पत्तनों के पास ही थे, सभी बंदरगाहों के पास थे। वहाँ ऐसे 5 तटीय कोयला क्षेत्र थे जो अपने उत्पादों को लगभग सीधे ही जहाज़ों में लदवा सकते थे। क्योंकि कोयला क्षेत्र समुद्र तट के पास ही थे, इसलिए जहाज निर्माण का कारोबार और नौ परिवहन का व्यापार खूब बढ़ा। ब्रिटेन के लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पादन को चौगुना बढ़ा लिया और उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था। 1820 में 1 टन ढलवां लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की ज़रूरत थी, किंतु 1850 तक आते आते यह मात्रा घट गई और केवल 2 टन कोयले में से ही
1 टन ढलवां लोहा बनाया जाने लगा। 1848 तक यह स्थिति आई कि ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से अधिक थी। कपास की कताई और बुनाई। ब्रिटिश हमेशा ऊन और सन लिनन बनाने के लिए ऊन और सन से कपड़ा बुना करते थे। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़े की गांठों का आयात करता रहा था, लेकिन जब भारत के हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कच्चे कपास, रुई का आयात करना भी शुरू कर दिया, जिसकी इंग्लैंड में आने पर कताई की जाती थी और उससे कपड़ा बुना जाता था। 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम इतनी धीमी गति और मेहनत से किया जाता था कि एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए आवश्यक धागा काटने के लिए 10 काटने वाले अधिकतर स्त्रियां स्पिनर, जिनसे अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द स्पिंस्टर बना है, की जरूरत पड़ती थी। इसलिए काटने वाले दिन भर कताई के काम में लगे रहते थे और बुनकर बुनाई के लिए धागे के इंतजार में समय बर्बाद करते रहते थे। लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हो जाने के बाद कच्ची रुई को काटकर उसका धागा बनाने और उससे कपड़ा बनाने की रफ्तार के बीच पहले जो अंतर था वह खत्म करने में सफलता मिल गई। इस कार्य को और अधिक कुशलतापूर्वक करने के लिए उत्पादन का काम धीरे धीरे कताईगरों और बुनकरों के घरों से हटकर फैक्ट्रियों यानी कारखानों में चला गया। ये कुछ मशीनों की चर्चा है, कुछ आविष्कार जो महत्वपूर्ण रहे। उड़न तुरी कड़गे, फ्लाइंग शटल लूम, ये कड़घा था का आविष्कार जॉन के 1704 से 64 द्वारा 1733 में बनाए गए फ्लाइंग शटल लूम यानी उड़न तुरी कड़घे की सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया। परिणाम स्वरूप कताई की तत्कालीन रफ्तार से जितना धागा बनता था उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में धागे की ज़रूरत होने लगी। जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1765 में बनाई गई कताई मशीन स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। इससे बुनकरों को उनकी आवश्यकता से अधिक तेजी से धागा मिलने लगा। रिचर्ड आर्कराइट द्वारा 1769 में आविष्कृत वाटर फ्रेम नाम की मशीन द्वारा पहले से कहीं अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा। इससे लिनन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाने की बजाय अकेले सूती धागे से ही विशुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाने लगा। म्यूल एक ऐसी मशीन का उपनाम था जो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई थी। इससे कटा हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। कपड़ा उद्योग में उन मशीनों के आविष्कारों का दौर जो कताई तथा बुनाई कार्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाई जा रही थी। एडमंड कार्टराइट द्वारा 1787 में पावरलूम यानी शक्ति चालित करघे के आविष्कार के साथ समाप्त हो गया। पावरलूम को चलाना बहुत आसान था। जब भी धागा टूटता वह अपने आप काम करना बंद कर देता और इससे किसी भी तरह के धागे से बुनाई की जा सकती थी। 1830 के दशक से कपड़ा उद्योग में नई नई मशीनें बनाने की बजाय श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। 1780 के दशक से कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया। इस उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएं थीं जो अन्य उद्योगों में भी दिखाई देती थीं। कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था और जब उससे कपड़ा तैयार हो जाता तो उसका अधिकांश भाग बाहर निर्यात किया जाता था। इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए इंग्लैंड के पास अपने उपनिवेश होना जरूरी था, जिससे कि
इन उपनिवेशों से कच्ची कपास भरपूर मात्रा में मंगाई जा सके और फिर इंग्लैंड में उससे कपड़ा बनाकर उन्हीं उपनिवेशों के बाजारों में बेची जा सके। नए नए उपनिवेश की जरूरत पड़ी नए बाजार के लिए। यह उद्योग प्रमुख रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों तथा बच्चों पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। इससे औद्योगिकरण के प्रारंभिक काल की घिनौनी तस्वीर सामने आती है, जिसका वर्णन आगे किया गया है। भाप की शक्ति। जब यह पता चल गया कि भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है, तो यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। द्रव चालित शक्ति के रूप में जल भी सदियों से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बना रहा है या बना रहा था, लेकिन इसका उपयोग कुछ खास इलाकों, मौसमों और जल प्रवाह की गति के अनुसार सीमित रूप में ही किया जा सकता था। लेकिन अब इसका एक अलग रूप में प्रयोग किया जाने लगा। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योगों में किया गया। जब कोयले और धातुओं की मांग बढ़ी, तो उन्हें और भी अधिक गहरी खानों में से निकालने के प्रयासों में तेजी आई। खानों में अचानक पानी भर जाना भी एक गंभीर समस्या थी। थॉमस सेवरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए 1698 में माइनर्स फ्रेंड खनक मित्र नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया। ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे और अधिक दबाव हो जाने पर उनका वाष्पित्र बॉयलर फट जाता था। भाप का एक और इंजन 1712 में थॉमस न्यूकॉमेन द्वारा बनाया गया। इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघनन बेलन कंडेंसिंग सिलेंडर के लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। भाप के इंजन का इस्तेमाल 1769 तक केवल कोयले की खानों में ही होता था। अब जब जेम्स वाट ने इसका एक और प्रयोग खोज निकाला, वाट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर यानी प्रमुख चालक के रूप में काम देने लगा, जिससे कारखानों में शक्तिशाली मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। एक धनी निर्माता मैथ्यू बोल्टन की सहायता से वोट ने 1775 में बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। इस फाउंड्री से वाट के स्टीम इंजन बराबर बढ़ती हुई संख्या में बनकर निकलने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट के भाप इंजन ने द्रव चालित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया था। 1800 के बाद अधिक हल्की तथा मजबूत धातुओं के इस्तेमाल से, अधिक सटीक मशीनी औजारों के निर्माण से और वैज्ञानिक जानकारी के अधिक व्यापक प्रसार से भाप के इंजन की और प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हो गई। 1840 में स्थिति यह थी कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन ही संपूर्ण यूरोप में आवश्यक ऊर्जा की 70% से अधिक अश्वशक्ति का उत्पादन कर रहे थे। नहरें और रेलें। प्रारंभ में नहरें कोयलों को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गईं। इसका कारण यह था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में समय बहुत लगता था और उस पर खर्च भी अधिक आता था, जबकि उसे बजरों में भरकर नहरों के रास्ते ले जाने में समय और खर्च दोनों ही कम लगते थे। औद्योगिक ऊर्जा के लिए और शहरों में घर गर्म करने या उनमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग बराबर बढ़ती रही। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि इसके जरिए वर्सले के पास, मैनचेस्टर के पास शहर था, कि कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाया जाए। वर्सले से, ठीक है, कोयला ले जाने के लिए इस नहर की खुदाई हुई। इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई, क्योंकि उसकी उपलब्धता बढ़ गई।
नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी ज़मीनों पर स्थित खानों, खदानों या जंगलों के मूल्यों को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थीं। नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए नए शहरों में बाजार बन गए। उदाहरण के लिए बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसीलिए तेजी से हुआ क्योंकि वह लंदन, ब्रिस्टल, चैनल और मर्सी तक हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य में स्थित था। 1760 से 1790 के बीच नहरें बनाने की 25 नई परियोजनाएं शुरू की गईं। 1788 से 1796 तक की नहरोन्माद के नाम से पुकारे जाने वाली अवधि कैनाल मैनिया। नहरोन्माद लगातार नहरों की खुदाई होने लगी। इसको नहर कैनाल मैनिया के नाम से जाना गया। लोगों का दिमाग पर ही भूत सवार हो गया कि नहर खोदो, नहर खोदो, नहर खोदो। सभी लोग नहर खोद रहे थे। तो के नाम से पुकारे जाने वाली अवधि में 46 नई परियोजनाएं हाथ में ली गईं और इसके बाद अगले 60 वर्षों में अनेकानेक नहरें बनाई गईं जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी। पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन, स्टीफन सट का रॉकेट 1814 में बना। अब रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थीं, सस्ती और तेज भी थीं और माल तथा यात्री दोनों को ढो सकती थीं। इस साधन में एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे। लोहे की पटरी, जिसने 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया, और भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों की खिंचाई। रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पॉपिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे। यह इंजन ट्रकों को कॉर्नवाल में उस खान के चारों ओर खींचकर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था। 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक रेल इंजन बनाया जिसे ब्लचर कहा गया। यह इंजन 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया गया। इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। 20 वर्षों के भीतर रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना एक आम बात हो गई। 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं दिखाई दी। नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोतों की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई और पाले, बाढ़ या सूखे के कारण उनके इस्तेमाल का समय भी सीमित हो गया। अब रेल मार्ग ही परिवहन का सुविधाजनक विकल्प दिखाई देने लगा। 1830 से 1850 के बीच ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर 2 चरणों में लगभग 6000 मील लंबा हो गया। 1833 से 1837 के छोटे रेलोन्माद के दौरान 1400 मील लंबी रेल लाइन बनी और 1844 से 47 के बड़े रेल उन्माद के दौरान फिर 9500 मील लंबी रेल लाइन बनाने की मंजूरी दी गई। इस संपूर्ण कार्य में कोयले और लोहे का भारी मात्रा में उपयोग किया गया। बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाया गया और निर्माण तथा लोक गाड़ी उद्योगों के क्रियाकलापों में तेजी लाई गई। 1850 तक आते आते अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गया। अब ये यहाँ से हम लोग इसके बाद के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग।